नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहरी पड़ताल कर रहे हैं जिसने भारत का नक्शा ही नहीं, उसकी तकदीर भी हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें नहीं बताते, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। जी हाँ। ये कहानी सिर्फ मसालों के व्यापार की नहीं है। इसमें बेहिसाब दौलत की चाहत है, धार्मिक जुनून है और कुछ कंपनियों के देशों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाने की कहानी है। बिल्कुल। और सवाल यही है कि व्यापारियों का एक समूह आखिरकार एक पूरे उपमहाद्वीप का शासक कैसे बन गया। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आखिर यूरोप के लोग हजारों मील का, वो भी इतना खतरनाक समुद्री सफर तय करके भारत आना ही क्यों चाहते थे? पहली नजर में तो जवाब बड़ा सीधा लगता है, मसाले। हाँ, मसाले एक बहुत बड़ा कारण थे। लेकिन ये सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं था। अच्छा, उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले मांस को सड़ने से बचाने के लिए बहुत जरूरी थे। दवाइयों में भी इस्तेमाल होते थे। और यूरोप में इनकी कीमत सोने जितनी थी। बिल्कुल, क्योंकि इन पे अरब और तुर्की व्यापारियों का कब्जा था। वो इसे कई गुना मुनाफे पर बेचते थे। तो यूरोपीय शक्तियों के लिए भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोजना एक तरह से कह लीजिए सोने की खदान खोजने जैसा था। मतलब बीच के बिचौलियों को पूरी तरह से हटाना था। लेकिन ये सिर्फ मसालों की बात नहीं थी, है ना? हमारे स्रोत मर्केंटिलिज्म नाम की एक सोच का जिक्र करते हैं। ये क्या था? मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद उस दौर की आर्थिक सोच थी। इसका सरल सा मतलब था कि दुनिया की दौलत यानी सोना चांदी वो सीमित है। और अमीर बनने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा हिस्सा छीनना होगा। सही पकड़ा। यानी ज्यादा से ज्यादा सामान बेचो, कम से कम खरीदो और सोना अपने देश में जमा करो। भारत उस समय सूती और रेशमी कपड़ों, नील, कीमती पत्थरों का पावर हाउस था। तो यूरोपीय देशों के लिए भारत के साथ व्यापार करना अपनी तिजोरियां भरने का सबसे तेज तरीका था। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से भी पहले 1494 में स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया का बंटवारा कर लिया था। हाँ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, बिल्कुल। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है कि दो देश बैठे और उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को आपस में बांट लिया। ये उस दौर के यूरोपीय अहंकार को दिखाता है। उन्होंने सचमुच में एक एक काल्पनिक रेखा खींचकर पूरी की पूरी गैर ईसाई दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। इस संधि के तहत पूर्वी गोलार्ध, जिसमें भारत का रास्ता भी शामिल था, वो पुर्तगाल के हिस्से में आया। तो एक तरह से पुर्तगाल के पास भारत के साथ व्यापार करने का पोप से मिला हुआ लाइसेंस था। जी हाँ, और इसमें धर्म का भी एक बड़ा एंगल था, ईसाई धर्म का प्रसार करना। तो मकसद तीन थे: ग्लोरी, गोल्ड और गॉड, यानी शोहरत, सोना और ईश्वर। तो इसी लाइसेंस के साथ सबसे पहले पुर्तगाली आए। वास्को डी गामा 1498 कालीकट पहुंचा। लेकिन वो सिर्फ व्यापार करने नहीं रुके। बिल्कुल नहीं। पुर्तगाली यहाँ 1961 तक रहे, जो किसी भी यूरोपीय शक्ति से ज्यादा है। उनके आते ही हिंद महासागर का पूरा चरित्र बदल गया। जो पहले एक खुला व्यापारिक क्षेत्र था, वो अब नौसैनिक युद्ध का मैदान बन गया। और उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनकी एक बड़ी स्पष्ट नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, उनका मानना था कि जमीन पर किले बनाने से बेहतर है समुद्र पर कब्जा करो। जो समुद्र का राजा है वही भारत का राजा है। और इसी समुद्री कब्जे को बनाए रखने के लिए उन्होंने काटा सिस्टम शुरू किया। ये था क्या असल में? काटा सिस्टम कह सकते हैं एक तरह की समुद्री गुंडागर्दी थी। ये एक लाइसेंस या परमिट था जिसे पुर्तगाली हिंद महासागर में चलने वाले हर भारतीय जहाज को खरीदने के लिए मजबूर करते थे। हर जहाज को? हर जहाज को। अगर किसी जहाज के पास कार्टाज नहीं होता तो पुर्तगाली उसे या तो लूट लेते या डुबो देते। यहां तक कि मुगल बादशाहों के जहाजों को भी ये खरीदना पड़ता था। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह ऐलान था कि इस समंदर के मालिक हम हैं। तो अल्मीडा ने समुद्र पर ध्यान दिया। लेकिन फिर आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक कहा जाता है। उनकी रणनीति अलग थी। हाँ, अल्बुकर्क समझ गए थे कि सिर्फ समुद्री ताकत से काम नहीं चलेगा। भारत में अगर टिकना है तो जमीन पर कब्जा करना ही होगा। और उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। बिल्कुल, जो अगले 450 सालों तक पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बना रहा। अल्बुकर्क की सोच बहुत दूर की थी। उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मकसद था एक ऐसी मिश्रित आबादी तैयार करना जो पुर्तगाली क्राउन के प्रति वफादार हो।
और उनकी इस ताकत को स्थापित करने में 1509 के दीऊ के युद्ध ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो एक निर्णायक लड़ाई थी। एक तरफ पुर्तगाली थे और दूसरी तरफ गुजरात के सुल्तान, मिस्र और कालीकट के जामुरिन की मिली-जुली नौसेना। पुर्तगालियों की जीत ने यह साबित कर दिया कि हिंद महासागर में उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। और इसके बाद नूनो दा कुन्हा जैसे गवर्नर्स ने राजधानी कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दी। जी, और अपने साम्राज्य को और फैलाया। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वो इतने ताकतवर थे तो आखिरकार उनकी शक्ति कम क्यों हो गई? वो अंग्रेजों की तरह पूरे भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? देखिए, इसके कई कारण थे। पहला और शायद सबसे बड़ा, उनकी कट्टर धार्मिक नीति। गोवा में उन्होंने जो इंक्विजिशन लागू किया, उसमें स्थानीय धर्मों को दबाने और जबरन धर्मांतरण के लिए बहुत क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इससे जाहिर है कि स्थानीय आबादी उनसे नफरत करने लगी होगी। बिल्कुल। दूसरा कारण था डच और अंग्रेज जैसी नई और ज्यादा संगठित ताकतों का आना। तीसरा, उनका ध्यान ब्राजील की तरफ ज्यादा हो गया, जो उनके लिए ज्यादा मुनाफे वाला उपनिवेश बन गया था। और भारत में भी तो उन्हें चुनौती मिल रही थी। हाँ, भारत में मराठों जैसी स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ। उन्होंने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन जैसे महत्वपूर्ण इलाके छीन लिए। तो पुर्तगालियों ने ब्रूट फोर्स से समुद्र पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद जो ताकत आई उसका हथियार तोप से ज्यादा बही खाता था। हम बात कर रहे हैं डचों की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी 1602 में बनी और ये अपने आप में क्रांति थी। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी भी। ये क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब था कि अब साम्राज्य विस्तार का जोखिम किसी राजा के खजाने पर नहीं, बल्कि हजारों गुमनाम निवेशकों पर बटा हुआ था। ये पूंजीवाद को साम्राज्यवाद के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का पहला मॉडल था। और इस कंपनी को युद्ध छेड़ने और संधि करने तक के अधिकार थे। जी हाँ, और सिक्के ढालने के भी। तो उनका मुख्य मकसद मुनाफा कमाना था, साम्राज्य बनाना नहीं। शुरुआत में तो यही था। उनका असली ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। भारत उनके लिए उस बड़े व्यापार नेटवर्क का एक हिस्सा भर था। उन्होंने भारत में पुलक्कट, सूरत और बंगाल में चिंसुरा जैसी जगहों पर अपने कारखाने लगाए। और उनका मुख्यालय भी तो भारत में नहीं था। नहीं, उनका एशियाई मुख्यालय बटाविया यानी आज के जकार्ता में था। फिर भारत में उनका खेल कैसे खत्म हुआ? यहाँ 1741 की कोला छेल की लड़ाई का जिक्र है, जो बहुत अहम लगती है। वो एक जबरदस्त मोड़ था। इस लड़ाई में त्रावणकोर यानी आज के केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डच सेना को हरा दिया। ये शायद पहली बार था जब किसी संगठित एशियाई शक्ति ने किसी यूरोपीय शक्ति को इतनी बुरी तरह हराया था। इस हार ने तो उनकी अजय होने की छवि तोड़ दी होगी। बिल्कुल। उनके सैन्य विस्तार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वो भारत में ज्यादा टिक नहीं पाए और धीरे धीरे अंग्रेजों के सामने फीके पड़ गए। आखिरकार 1824 में एक संधि के तहत उन्होंने अपनी सारी भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी और अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया। तो पुर्तगाली अपनी कट्टरता के कारण कमजोर हुए, डच अपने व्यापारिक फोकस के कारण भारत से बाहर हो गए, और इस खाली जगहों को भरने के लिए आए वो खिलाड़ी जो ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा चालाक और आखिरकार ज्यादा क्रूर साबित हुए, अंग्रेज। इनकी शुरुआत भी मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के एक व्यापारिक समूह के तौर पर हुई थी। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 साल का एकाधिकार दिया। और 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। हाँ, पुर्तगालियों के दबदबे के कारण उन्हें सूरत में कारखाना खोलने की इजाजत नहीं मिली। तो फिर पासा कैसे पलटा? यहाँ 1612 के स्वाली की लड़ाई का जिक्र आता है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक झड़प थी। सूरत के पास स्वाली में अंग्रेजों के एक छोटे से बेड़े ने कैप्टन थॉमस बेस्ट की अगुवाई में एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। और इससे मुगल सम्राट जहांगीर बहुत प्रभावित हुए। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि ये नए व्यापारी पुर्तगालियों की समुद्री दादागिरी का जवाब हो सकते हैं। इसी के बाद 1613 में उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला स्थायी कारखाना खोलने का फरमान जारी कर दिया। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। और फिर तो उन्होंने एक एक कर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। मद्रास और बॉम्बे मिलने की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने एक स्थानीय शासक से जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, जो आज का चेन्नई या मद्रास शहर है। और बॉम्बे तो दहेज में मिला था। जी हाँ, ये सच है।
1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से हुई और पुर्तगाल ने बॉम्बे के 7 द्वीपों को दहेज के तौर पर इंग्लैंड को दे दिया। और राजा ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। हाँ, 1668 में सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर। 10 पाउंड, कमाल है। आज के जमाने में तो मुंबई में एक कप अच्छी कॉफी भी नहीं मिलेगी उतने में। यह दिखाता है कि उस वक्त किसी को अंदाजा ही नहीं था कि जमीन का वो टुकड़ा आगे चलकर क्या बनने वाला था। और सबसे बड़ा जैकपॉट तो उनके हाथ बंगाल में लगा। उन्होंने कलकत्ता की स्थापना कैसे की? बंगाल उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर और उपजाऊ सूबा था। काफी कोशिशों के बाद 1690 में जॉब चॉर्नॉक ने हुगली नदी के किनारे सुतानुटी गांव में एक फैक्ट्री की नींव रखी। और फिर उन्होंने आसपास के गांव भी खरीद लिए। हाँ, 1698 में कंपनी ने सुतानुटी और उसके पास के 2 और गांव गोविंदपुर और कलकत्ता की जिम्मेदारी खरीद ली। इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव पड़ी और वहां फोर्ट विलियम बनाया गया। यहीं पर 1717 के फर्रुखसियर के फरमान का जिक्र आता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये इतना अहम क्यों था? ये कंपनी के लिए गेम चेंजर था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इस फरमान के जरिए कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की आजादी दे दी। सिर्फ 3000 रुपए में पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार? इतना ही नहीं, उन्हें दस्तक यानी पास जारी करने का भी अधिकार मिल गया। ये एक तरह का वीआईपी पास था जो उन्हें टोल फ्री हाईवे पर चलने की इजाजत देता था, जबकि भारतीय व्यापारियों को हर नाके पर टैक्स देना पड़ता था। जाहिर है इसका बहुत दुरुपयोग हुआ होगा और झगड़ा तो होना ही था। बिल्कुल। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इन दस्तकों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। यही टकराव आगे चलकर प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों का सबसे बड़ा कारण बना और उसके बाद तो कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। लेकिन अंग्रेजों के सामने एक और यूरोपीय चुनौती थी, फ्रांसीसी। वो इस खेल में कब शामिल हुए? फ्रांसीसी थोड़ी देर से आए। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी और यह अंग्रेजी कंपनी से बहुत अलग थी। इसे फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने बनवाया था, यानी ये एक सरकारी कंपनी थी। तो इसमें नौकरशाही ज्यादा थी? बहुत ज्यादा, और फैसले लेने में भी बहुत देरी होती थी। भारत में उनकी सबसे महत्वपूर्ण बस्ती पौंडीचेरी थी, जो 1674 में बसाई गई। और उनका मकसद भी भारत पर राज करना था, जिसने उन्हें सीधे अंग्रेजों के साथ टकराव में ला खड़ा किया। सही कहा। 18वीं सदी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने भारतीय रजवाड़ों के अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। इसी दौरान दक्षिण भारत में उनके बीच कर्नाटक युद्ध हुए। डुप्ली जैसे फ्रांसीसी गवर्नरों ने बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई थी। हाँ, लेकिन आखिरकार बेहतर संगठन, नौसैनिक ताकत और ज्यादा संसाधनों के कारण अंग्रेज इस मुकाबले में जीत गए। और आखिर में एक और खिलाड़ी का जिक्र है, डेनिश। उनकी कहानी क्या थी? डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी। भारत में उनकी 2 मुख्य बस्तियां थी, तरांकेबार तमिलनाडु में और सेरामपुर बंगाल में। लेकिन वो कभी बड़ी ताकत नहीं बन पाए। नहीं, कभी नहीं। न राजनीतिक न व्यापारिक। सच तो यह है कि वे अपने व्यापार से ज्यादा अपने ईसाई मिशनरी कामों के लिए जाने जाते हैं, खासकर सेरामपुर में प्रिंटिंग प्रेस और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए। तो उन्होंने अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी? हाँ, वो समझ गए थे कि बड़ी शक्तियों की इस लड़ाई में वो टिक नहीं पाएंगे, तो 1845 में उन्होंने अपनी सारी बस्तियां शांति से अंग्रेजों को बेच दी। तो आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे अलग अलग यूरोपीय शक्तियां अलग अलग रणनीतियों के साथ भारत आईं। पुर्तगालियों ने धर्म और तलवार के जोर पर समुद्री साम्राज्य बनाया। डचों ने विशुद्ध व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रांसीसियों ने राजकीय महत्वाकांक्षा दिखाई और अंग्रेजों ने व्यापार, कूटनीति और धोखे का इस्तेमाल करके धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये एक नए तरह के संगठन का उदय था, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच वीओसी। हाँ, ये कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वे अपनी सेनाएं रख रही थीं, युद्ध लड़ रही थीं, संधियां कर रही थीं और विशाल क्षेत्रों पे शासन कर रही थीं। वो कॉरपोरेशन थे जो एक राज्य की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इन कंपनियों ने जो मॉडल स्थापित किया, एक कॉरपोरेशन जिसके पास राज्य जैसी शक्तियां हों, जो मुनाफे के लिए देशों की नीतियां तक बदलवा सकें, क्या उसका प्रभाव आज भी हमें वैश्विक राजनीति और विशाल बहुराष्ट्रीय निगमों के कामकाज में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है? इस पर विचार करने लायक है।
तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो दस्तावेज हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। कहानी एक ट्रेडिंग कंपनी की। हाँ, जो धीरे धीरे एक शासक बन गई। पर मजेदार बात यह है भी 1770 के दशक तक ये कंपनी खुद दिवालिया होने वाली थी। जी, जबकि उसके कर्मचारी खूब पैसा बना रहे थे। भयंकर भ्रष्टाचार था और इसी सब को देखकर ब्रिटिश सरकार ने दखल देना शुरू किया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पहला कदम क्या था? पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक तरह से कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने की पहली कोशिश थी। अच्छा। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स है ना? हाँ, पहले गवर्नर जनरल। और उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। यहीं से सेंट्रलाइजेशन की नींव पड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना 1774 में। जी। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रही होंगी। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से 1781 में एक और एक्ट आया जिसे डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं। उसका क्या मकसद था? उसका मुख्य मकसद था 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करना। इसने पहली बार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की कोशिश की। सरकारी अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो गए अपने काम के लिए। सही। और कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। ठीक है। तो इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहां से कहानी और मजेदार हो जाती है। हाँ, क्योंकि इसने दोहरी सरकार या डुअल कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की। ये क्या था डुअल कंट्रोल? आप यूं समझिए कि कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और व्यापारिक मामले वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहे। पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों को ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया। साफ इशारा था कि असली मालिक कौन है। बिल्कुल। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो इतनी शक्ति दी गई कि वो अपनी परिषद के फैसले भी पलट सकते थे। और ये शक्ति आगे भी जारी रही। जी, 1793 के चार्टर एक्ट ने ये ओवरराइडिंग शक्तियां भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों को दे दी। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात हुई। ये तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत पर नियंत्रण करने वालों की तनख्वाह भी भारत ही दे रहा था। हाँ, और ये प्रथा 1919 तक चली। कमाल है। फिर 1813 के एक्ट ने तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी खत्म कर दिया था। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सबके लिए दरवाजे खोल दिए गए। इसी एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की बात भी थी। जी, भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ये शिक्षा में राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। और ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति मिल गई। हाँ। इसके बाद आया 1833 का एक्ट। इसे तो शायद केंद्रीकरण का चरम कहा जाता है। सही। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल। और कंपनी की सारी व्यापारिक गतिविधियां खत्म। अब वो पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय थी। और कानूनों को कोडिफाई करने के लिए एक विधि आयोग भी बना। हाँ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो इस पूरी कहानी का आखिरी कानून था 1853 का चार्टर एक्ट। जी। इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कामों को अलग अलग कर दिया। एक मिनी पार्लियामेंट जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें पहली बार कुछ स्थानीय प्रतिनिधित्व भी था। और सिविल सेवा भी भारतीयों के लिए खोल दी गई। सही। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस एक्ट में कंपनी के शासन की कोई समय सीमा नहीं दी गई, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश संसद इसे कभी भी खत्म कर सकती थी। तो ये पूरी यात्रा एक व्यापारिक कंपनी के पर कतरने और उसे पूरी तरह से एक सरकारी विभाग में बदलने की है। और इसका अंत हुआ 1857 के विद्रोह के बाद, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के साथ। बिल्कुल। कंपनी का शासन खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन गए। पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। तो सोचने वाली बात यही है कि ये कानून जो सुधार और नियमन के नाम पर लाए गए, क्या वे सच में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए थे या फिर वे एक व्यापारिक कंपनी से सत्ता छीनकर एक साम्राज्य की नींव रखने के सुनियोजित कदम थे? द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश भारत के सबसे शक्तिशाली पद पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, वाइसरॉय। और हमारे पास जो स्रोत है वो 1857 के गदर से लेकर 1947 की आज़ादी तक
इस कुर्सी पर बैठे सबसे अहम लोगों का एक तरह से कच्चा चिट्ठा पेश करते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हर वाइसरॉय के काम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। बिल्कुल, एक तरफ है सुधारात्मक कार्य, मतलब रिफॉर्मेटिव एक्शंस, जैसे नए कानून, यूनिवर्सिटीज, रेलवे, और दूसरी तरफ है दमनकारी कार्य, यानी रिप्रेसिव एक्शंस। विद्रोह को कुचलना, प्रेस पर पाबंदी वगैरह। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये 2 चेहरे एक ही सिक्के के कैसे थे। क्या ये सुधार सच में भारत की भलाई के लिए थे, या फिर साम्राज्य की पकड़ मजबूत करने का एक और तरीका? बिल्कुल। चलिए 1857 के उस तूफान से शुरू करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 की क्रांति के वक्त लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अच्छा, और क्रांति के बाद 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और कैनिंग बन गए भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय। हाँ, तो ये सिर्फ एक टाइटल का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। बिल्कुल। कैनिंग के दौर में कुछ सुधार भी हुए, जैसे 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी हुई। ये तो सुनने में काफी प्रोग्रेसिव लगता है। ऊपरी तौर पर बिल्कुल, लेकिन इसी दौर में 1857 के विद्रोह को जिस बेरहमी से कुचला गया उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक और मजेदार बात है जो अक्सर छूट जाती है, 1859 की व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी, ये क्या था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था जो क्राउन के शासन में अपने भत्तों को लेकर नाराज थे। अच्छा, मतलब अंग्रेजों के अपने खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं था। बिल्कुल, अंदर भी खींचतान चल रही थी। कैनिंग के बाद आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनके समय में हाई कोर्ट्स बने, शिमला को समर कैपिटल बनाया गया। हाँ, लेकिन एक पैटर्न सेट हो रहा था। एक हाथ से इंस्टीट्यूशन बनाओ, दूसरे हाथ से विरोध को दबाओ। सही पकड़ा। और ये पैटर्न, ये विरोधाभास अपने चरम पर पहुंचा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, इनके बारे में पढ़कर तो ऐसा लगता है कि दमन ही इनकी एकमात्र पॉलिसी थी। आप ऐसा कह सकते हैं। लिटन के फैसलों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे कठोर चेहरा दिखता है, जैसे कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, सोचिए, इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी भारतीय भाषा के अखबार ने सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त हो सकती थी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा हमला था। और उसी साल आर्म्स एक्ट भी आया, जिसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया, जबकि अंग्रेजों पर यह लागू नहीं होता था। नहीं होता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ICS मतलब इंपीरियल सिविल सर्विसेज में एंट्री की उम्र 21 से घटाकर 16 साल कर दी। 16 साल? हाँ, 16 साल। आज तो 16 साल की उम्र में बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब साफ था कि वो भारतीयों को बाहर रखना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन लिटन के दौर की सबसे शर्मनाक तस्वीर जो हमारे स्रोत पेश करते हैं वो है 1877 का दिल्ली दरबार। 1876 से 78 के बीच भारत एक भयानक अकाल से गुजर रहा था। लाखों लोग भूख से मर रहे थे। और उस बीच लिटन दिल्ली में एक आलीशान दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दे रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, एक तरफ लाखों लोग मर रहे और दूसरी तरफ इतना बड़ा जश्न। ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। बिल्कुल सही। ये एक संदेश था कि साम्राज्य का वैभव, उसकी शान, लाखों भारतीयों की जान से ज्यादा जरूरी है। लिटन की नीतियों ने जाहिर है पूरे भारत में गुस्सा भर दिया होगा। हाँ, तो लंदन ने इस बढ़ते दबाव को महसूस किया। और शायद इसीलिए इसके बाद जो वाइसरॉय आए, लॉर्ड रिपन, वो लिटन से बिल्कुल उल्टे नजर आते हैं। एक तरह का डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले लिटन के सबसे बदनाम कानून वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड्स और लोकल बॉडीज को ज्यादा अधिकार दिए। मजदूरों के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट भी लाए। और भारत की पहली पूरी सेंसस भी उन्हीं के समय में हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एक जेन्युइनली उदार वाइसरॉय थे? कहा तो जाता है, लेकिन उनकी उदारता की भी एक सीमा थी। अच्छा। इसका सबसे बड़ा सबूत है इल्बर्ट बिल विवाद। इस बिल का मकसद था भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। ये तो बराबरी की बात हुई, इसमें क्या विवाद था? विवाद ये था कि भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया, मतलब सड़कों पर उतर आए, कि सरकार को झुकना पड़ा। हाँ, बिल को बदलना पड़ा।
मतलब जब बराबरी की बात खुद अंग्रेजों पर आई तो सारी उदारता हवा हो गई। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना नस्लभेदी था। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अगले वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी भारतीयों को समझ आ गया था कि उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए एक संगठित मंच की जरूरत है। हाँ, अब हम 20वीं सदी की दहलीज पर हैं और यहाँ एंट्री होती है लॉर्ड कर्जन की। 1899 से 1905। एक ऐसा नाम जिसने भारत पर शायद सबसे गहरा और लंबा असर छोड़ा। कर्जन एफिशिएंसी के बादशाह थे, लेकिन उतने ही निरंकुश भी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए पुलिस कमीशन बनाया, यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया। यहाँ तक कि भारत की ऐतिहासिक इमारतों को बचाने के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी लाए। हाँ, ये सब उनके सुधारात्मक काम थे। लेकिन कर्जन का जो सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पैक्टफुल फैसला था वो था 1905 का बंगाल विभाजन। बिल्कुल। तर्क दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है और प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या ये सच था? ये आधा सच था। बंगाल वाकई बड़ा था, लेकिन विभाजन का तरीका देखिए। कैसे? उन्होंने बंगाल को ऐसे बांटा कि एक हिस्से में हिंदू मेजॉरिटी हो गई और दूसरे में मुस्लिम मेजॉरिटी। अच्छा। असली मकसद था बंगाल में पनप रहे राष्ट्रवाद का केंद्र तोड़ना और हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। बाटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा उनकी सोच के बिल्कुल उलट हुआ। क्या हुआ? विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी आग लगाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनके समय में बाटो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। हाँ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और फिर 1909 में आए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन सुधारों ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा जहर घोला जिसका असर आज तक है। आप पृथक निर्वाचक मंडल की बात करें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बिल्कुल। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। इस एक फैसले ने भारतीय समाज और राजनीति को धर्म के आधार पर आधिकारिक तौर पर बांट दिया। इसकी नींव कर्जन ने रखी और इमारत मिंटो ने खड़ी कर दी। आप ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद तो घटनाओं की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। और फिर आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इस दौर में गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक का गवाह बना। आप 1919 के रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब सरकार किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। और इसी के खिलाफ देश भर में विरोध हुए। और ऐसे ही एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक नींव हिला दी और गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। जलियांवाला बाग के बाद स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र ही बदल गया। बिल्कुल। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। 1926 से 1931 इनके समय में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका हर जगह साइमन गो बैक के नारों से स्वागत हुआ, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, ये भारतीयों के लिए एक अपमान जैसा था। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और फिर 1930 में गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसी दौर में एक तरफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियां भी चरम पर थीं। और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। लेकिन उसी साल 23 मार्च को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर था। हाँ, पैक्ट के बावजूद फांसी न रुकवाने को लेकर गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी अलग अलग धाराएं थीं। आजादी की लड़ाई का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया। 1936 से 1944 तक। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, अंग्रेजों के लिए करो या मरो का सीधा संदेश। इस अगस्त क्रांति को बहुत बेरहमी से कुचला गया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी दौरान 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा।
इसका विश्व युद्ध से क्या लेना देना था? सीधा लेना देना था। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बंगाल से भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन और मित्र देशों की सेनाओं के लिए भेजा जा रहा था। अच्छा। प्रशासनिक लापरवाही और इस अनाज के डाइवर्जन ने मिलकर एक ऐसे अकाल को जन्म दिया जिसमें 20 से 30 लाख लोग मारे गए। मतलब ये एक मानव निर्मित त्रासदी थी। बिल्कुल। और फिर अंत में आते हैं लॉर्ड माउंटबैटन, मार्च 1947, भारत के आखिरी वाइसराय, जिनका एक ही काम था सत्ता का हस्तांतरण करना। और ये हस्तांतरण हुआ जून 3 प्लान के तहत, जिसने भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की। माउंटबैटन ने प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया, जिसके चलते आजादी तो मिली, लेकिन विभाजन की एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो इन वाइसराय की कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, सिविल सेवा जैसे इंस्टीट्यूशनल ढांचे हैं, तो दूसरी तरफ दमन, शोषण और बांटो और राज करो की एक सोची समझी नीति। उनकी विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, आज भी हमारा प्रशासनिक और कानूनी ढांचा काफी हद तक उसी दौर की देन है। लेकिन बंगाल का विभाजन हो या पृथक निर्वाचक मंडल का फैसला, उन्होंने ऐसी दरारें भी पैदा की जिन्हें भरना आज तक मुश्किल साबित हो रहा है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत कामों को सुधारात्मक और दमनकारी के 2 खानों में बांटते हैं, पर क्या ये इतना सीधा है? ये एक अच्छा सवाल है। सोचिए, रेलवे का निर्माण, जिसे एक महान सुधार और विकास का प्रतीक माना जाता है, हाँ, क्या वो साथ ही साथ फौज को देश के कोने कोने तक तेजी से पहुंचाने और भारत के कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाकर इंग्लैंड भेजने, यानी आर्थिक शोषण का एक शक्तिशाली जरिया नहीं था? इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार। आज हम एक सवाल की तह तक जाएंगे। सवाल ये है कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत की जमीन से पैसा निकालने के लिए कौन-कौन से प्रयोग किए? बिल्कुल, और ये सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है। लक्ष्य तो एक ही था, मतलब ज्यादा से ज्यादा राजस्व, लेकिन तरीके 3 थे और हर तरीके के पीछे एक अलग सोच थी, एक अलग रणनीति थी। तो चलिए पहले प्रयोग से शुरू करते हैं। स्थायी बंदोबस्त है ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। हाँ, स्थायी बंदोबस्त। इसमें उन्होंने सीधे किसानों से नहीं बल्कि जमींदारों से समझौता किया। जमींदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। अच्छा, मतलब जमींदार बिचौलिए बन गए। जी। और उन्हें एक तय रकम अंग्रेजों को देनी होती थी जो हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई थी। बिल्कुल, और ये रकम बहुत बड़ी थी। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प चीज थी, वो था सनसेट लॉ। सनसेट लॉ? ये क्या था? मतलब अगर जमींदार एक तय तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। हाँ, तो कई पुराने जमींदारों की जमीनें चली गईं और नए लोग जो शहरों में रहते थे वो जमींदार बन गए। तो बंगाल में उन्होंने जमींदारों पर दांव लगाया, पर दक्षिण भारत में तो जमींदार उतने ताकतवर नहीं थे। वहां क्या किया उन्होंने? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए दक्षिण में आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे 1820 में थॉमस मुनरो ने लागू किया। हालांकि इसकी शुरुआत अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में ही कर दी थी। रैयतवाड़ी, तो रैयत का मतलब है किसान। सही। ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से एकदम उल्टी थी। यहाँ सरकार ने सीधे किसानों से समझौता किया। सुनने में तो ये बेहतर लगता है, कोई बिचौलिया नहीं, किसान को जमीन का मालिकाना हक भी मिल गया। हाँ, पर यहाँ एक पेच था। लगान की दरें स्थायी नहीं थीं और बहुत ज्यादा थीं। कहीं कहीं तो उपज का 50 से 60% तक। 50 से 60%? जी, और सरकार उसे हर 30 साल बाद बदल सकती थी, मतलब बढ़ा सकती थी। तो एक तरह से सरकार ही जमींदार बन गई, कह सकते हैं। किसानों पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए। तो हमारे पास 2 व्यवस्थाएं हो गई, एक जमींदारों के साथ, दूसरी सीधे किसानों के साथ। और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसे 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने पेश किया था। ये उत्तर भारत के उन इलाकों के लिए थी जहां गांव या महाल एक सामाजिक इकाई के तौर पर मजबूत थे। महालवाड़ी मतलब महाल के साथ समझौता। महाल यानी पूरा गांव। हाँ, पूरा गांव या कभी-कभी गांवों का समूह। यहाँ समझौता पूरे गांव के साथ किया जाता था। तो फिर लगान कौन इकट्ठा करता था? गांव का मुखिया, जिसे लंबरदार भी कहते थे, वो सबसे लगान इकट्ठा करके सरकार को देता था। तो जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। बिल्कुल। लेकिन नतीजा यहां भी कुछ अलग नहीं था। लगान की दरें बहुत ऊंची थी। और फसल खराब होने पर भी कोई छूट नहीं मिलती होगी? कोई छूट नहीं।
बल्कि इस व्यवस्था का भारी बोझ वो 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण भी बना। तो 3 अलग-अलग व्यवस्थाएं, जमींदारों के साथ, किसानों के साथ और पूरे गांव के साथ। लेकिन इन सब का किसानों पर असर लगभग एक जैसा ही हुआ। हाँ, नतीजा हर जगह एक ही था। किसानों पर कर्ज का बोझ, जमीनों की बिक्री और ग्रामीण भारत में बढ़ती गरीबी। इन नीतियों ने जमीन को, जो पहले एक सामाजिक धरोहर हुआ करती थी, उसे बस खरीदने बेचने वाली एक चीज बना दिया। तो ये साफ है कि इन नीतियों का मकसद सिर्फ अंग्रेजों के खजाने को भरना था, भले ही उससे भारतीय किसान पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो जाए। और यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि ये राजस्व प्रणालियां सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी। इन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज और संपत्ति के रिश्तों को मौलिक रूप से बदल दिया। विचार करने वाली बात यह है कि औपनिवेशिक काल के इन भूमि स्वामित्व पैटर्न की गूंज आज भी ग्रामीण भारत को कैसे प्रभावित करती है। गैलेक्सी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय एसएससी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। लेकिन आज हम सिर्फ परीक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि उन कहानियों को समझने के लिए यहाँ हैं जिन्हें अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के शोर में हम सुन नहीं पाते हैं। आज हम औपनिवेशिक भारत में हुए उन विद्रोहों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ब्रिटिश राज के खिलाफ जमीनी स्तर पर प्रतिरोध की पहली चिंगारियां थीं। बिल्कुल। जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ बड़े नाम और बड़ी घटनाएं ही आती हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली लड़ाई तो भारत के गांवों, जंगलों और खेतों में बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये नागरिक, आदिवासी और किसान आंदोलन एक तरह से उस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की नींव थे। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हम देखेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुए, इनके नायक कौन थे और इन्होंने उस अजेय माने जाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को असल में कैसे हिलाकर रख दिया था। और हर कहानी के पीछे एक जैसी वजह है, ब्रिटिश नीतियां। अच्छा। चाहे वो जमीन से बेदखल करना हो, भारी लगान थोपना हो या लोगों की सदियों पुरानी जीवन शैली में दखल देना हो, हर विद्रोह के पीछे एक गहरी पीड़ा है और अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा है। शुरुआत करते हैं नागरिक विद्रोहों से, और इसमें सबसे पहला नाम आता है सन्यासी विद्रोह का, जो 1763 से 1800 तक चला। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि इसमें हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अंग्रेजों का हमला किसी एक धर्म पर नहीं था, वो उनकी साझा जीवन शैली पर था। मतलब? अब सोचिए, सन्यासी और फकीर सदियों से आजादी से घूमते थे, तीर्थ यात्रा करते थे और भिक्षा पर जीते थे। अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगा दिए और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी। ओहो। तो उनका दुश्मन एक था, इसलिए वो भी एक हो गए। ये विद्रोह धर्म से परे पेट और सम्मान की लड़ाई थी। और इसके नेता भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, और एक नाम जो हमें जरूर याद रखना चाहिए, देवी चौधरानी। हाँ, एक महिला नेता जो उस जमाने में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन इस विद्रोह को आज भी ज्यादातर लोग एक किताब की वजह से जानते हैं, है ना? हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मशहूर उपन्यास आनंद मठ। इसी उपन्यास ने सन्यासी विद्रोह को अमर कर दिया और हमें हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी इसी से मिला। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे साहित्य किसी विद्रोह को इतिहास के पन्नों से निकालकर लोगों के दिलों में जिंदा रख सकता है। तो बंगाल में सन्यासियों और फकीरों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। इसी तरह की एक और कहानी हमें ओडिशा में मिलती है, पाइका विद्रोह। ये 1817 में हुआ। जी, पाइका विद्रोह। यहाँ सम्मान और जमीन की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन लड़ने वाले सैनिक थे। ये पाइका कौन थे? पाइका यूं समझिए कि ओडिशा के पारंपरिक सैनिक थे। अच्छा। राजा उन्हें सैन्य सेवा के बदले लगान मुक्त जमीन देते थे। अच्छा। ये सिर्फ उनकी नौकरी नहीं थी, उनका सम्मान था, उनकी पहचान थी। अंग्रेजों ने आते ही इस पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। कैसे? उन्होंने पाइकाओं से उनकी जमीन छीन ली और नमक जैसी जरूरी चीज पर भारी टैक्स लगा दिया। ये उनकी पहचान पर सीधा हमला था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया बख्शी जगबंधु ने। हाँ, जो खुर्दा के राजा के सेनापति थे। तो ये पाइका जो राजा के सबसे वफादार सैनिक थे, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। लेकिन क्या इस विद्रोह ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहस छेड़ी? बिल्कुल छेड़ी, और वो बहस आज तक जारी है। सच में? हाँ, कई इतिहासकार और ओडिशा सरकार पाइका विद्रोह को ही स्वतंत्रता का पहला संग्राम मानते हैं। 1857 से भी पहले का? जी, क्योंकि ये 1857 से 40 साल पहले हुआ एक बड़ा संगठित और सशस्त्र विद्रोह था।
हालांकि भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर ये दर्जा नहीं दिया है, पर यह सवाल अपने आप में इस विद्रोह की अहमियत को बताता है। ये तो हुई पूरब की बात। क्या इसी तरह का संगठित प्रतिरोध हमें दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है? जरूर मिलता है। तमिलनाडु में पुलिगार, या जिन्हें पल्यक्करर भी कहते हैं, उनका विद्रोह इसका एक बड़ा उदाहरण है। पुलिगार विद्रोह ये 1799 से 1805 तक चला। पुलिगार वहां के स्थानीय सरदार या छोटे शासक थे। उनकी अपनी सेना थी, अपना इलाका था, और अंग्रेज उनकी स्वायत्तता खत्म करना चाहते थे। और इसी टकराव में एक नायक का जन्म हुआ, वीर पांड्या कट्टाबोम्मन। बिल्कुल, उनका नाम आज भी दक्षिण भारत में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने क्या किया? कट्टाबोम्मन ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका एक डायलॉग बहुत मशहूर है, हम आसमान को लगान देते हैं, जमीन को लगान देते हैं, तुम्हें क्यों दें। वाह। हालांकि 1799 में उन्हें धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने विद्रोह की आग को और भड़का दिया। तो अब आदिवासी विद्रोहों की तरफ चलते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन विद्रोहों की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, दिकू। इसका क्या मतलब है? देखो का मतलब था बाहरी लोग। बाहरी लोग? यस। मतलब अंग्रेज? सिर्फ अंग्रेज नहीं, आदिवासियों के लिए दिकू में जमींदार, साहूकार, व्यापारी और खुद ब्रिटिश प्रशासन, ये सब शामिल थे। ये वो लोग थे जो उनकी दुनिया में घुसकर उनके जंगल काट रहे थे, उनकी जमीन छीन रहे थे और उनका भयंकर शोषण कर रहे थे। तो हर आदिवासी विद्रोह इसी दिकू राज के खिलाफ एक जंग थी। बिल्कुल। और इसी जंग की सबसे भयानक मिसाल है संथाल विद्रोह या संथाल हूल, जो 1855-56 में हुआ। हाँ, हूल का मतलब ही विद्रोह होता है। ये आज के झारखंड बिहार के दमने-कोह इलाके में हुआ था। संथालों के साथ जो हो रहा था वो कल्पना से भी परे था। जमींदार और महाजन उनसे 50% से लेके 500% तक का ब्याज वसूलते थे। 500%? जी, उनकी जमीनें, उनकी फसलें सब छीन ली जाती थीं और पुलिस भी जमींदारों का ही साथ देती थी। उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब 4 भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब उनका अपना राज होगा जिसमें कोई दिकू नहीं होगा। ये अंग्रेजों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक खुली जंग थी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों की सेना तो बहुत ताकतवर थी। और यही इन विद्रोहों की सबसे दिलचस्प बात छुपी है। सैन्य ताकत से अंग्रेजों ने संथालों को हरा दिया, बहुत क्रूरता से इस विद्रोह को कुचला दिया। लेकिन संथालों का जज्बा इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि वे इस आग को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें मजबूरन संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बनाना पड़ा और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ा। अच्छा। इस कानून के तहत आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। ये हार में जीत की एक जबरदस्त मिसाल है। कमाल है। यानी एक विद्रोह जिसे कुचल दिया गया, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन का हक सुनिश्चित कर दिया। ऐसा ही एक और बड़ा नाम है बिरसा मुंडा और उनका उलगुलान। उलगुलान यानी महान हलचल। हाँ, 1899 से 1900 में। बिरसा मुंडा सिर्फ एक विद्रोही नेता नहीं थे, वो अपने लोगों के लिए भगवान थे। भगवान? हाँ, आप कल्पना कीजिए, जिस जमीन को आपका पूरा कबीला सदियों से अपनी माँ मानता आया हो, जहाँ खेती सामूहिक रूप से होती हो, जिसे खुंडकट्टी व्यवस्था कहते हैं। खुंडकट्टी। अचानक एक कागज का टुकड़ा आकर कहता है कि अब ये जमीन आपकी नहीं, किसी जमींदार की है। वो गुस्सा, वो बेबसी ही उलगुलान की वजह बनी। बिरसा मुंडा ने सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, उन्होंने एक मुंडा राज का सपना देखा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने का एक संपूर्ण आंदोलन था। और संथाल विद्रोह की तरह इसका भी एक ठोस नतीजा निकला। क्या? अंग्रेजों को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास करना पड़ा, जिसने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को देने पर बहुत सख्त रोक लगा दी। ये कानून आज भी झारखंड में लागू है। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू, वो तो खुद आदिवासी नहीं थे। सही पकड़ा आपने। फिर कैसे वो आदिवासियों के इतने बड़े नेता बन गए? ये एक बेहतरीन सवाल है। राजू की कहानी अनोखी है। वो आदिवासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आदिवासियों का दर्द महसूस किया।
अंग्रेजों ने 1882 के मद्रास वन कानून से आदिवासियों को उनके ही जंगल से बेदखल कर दिया था। अच्छा। उनकी पोडू यानी झूम खेती पर रोक लगा दी थी। राजू ने इस अन्याय के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। और उनकी विचारधारा भी काफी दिलचस्प थी। वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनका रास्ता गांधी जी से अलग था। हाँ, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन की प्रशंसा करते थे, लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए कहते थे। लेकिन उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिल सकती। उनका साफ कहना था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए बंदूक उठानी ही पड़ेगी। तो प्रेरणा गांधी से, लेकिन तरीका क्रांतिकारियों का। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे आदिवासी समुदाय अपनी पूरी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब हम मैदानी इलाकों में आते हैं तो लड़ाई का स्वरूप बदल जाता है। हाँ, यहाँ लड़ाई पहचान से ज्यादा रोजी रोटी और आर्थिक शोषण के खिलाफ थी। जैसा कि हमें बंगाल के नील विद्रोह में देखने को मिलता है 1859-60 में। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अंग्रेजों की लालच भरी नीतियों ने भारतीय कृषि को बर्बाद कर दिया। यूरोप के नील बागान मालिक बंगाल के किसानों को चावल जैसी मतलब खाने की फसलों की जगह नील उगाने पर मजबूर करते थे। और समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि नील की खेती जमीन को बंजर बना देती थी और बागान मालिक किसानों को उसकी कीमत भी इतनी कम देते थे कि वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। इस शोषण के खिलाफ दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में किसानों ने जो किया वो कमाल था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने हिंसा नहीं की, बस एक साथ मिलकर नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी से भी कई दशक पहले। और इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत थी बंगाल के पढ़े लिखे मध्य वर्ग का समर्थन। अच्छा। पत्रकारों, वकीलों ने किसानों का साथ दिया और दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने तो जैसे क्रांति ही कर दी। उसने नील किसानों के दर्द को पूरे देश के सामने रख दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और नील आयोग बनाना पड़ा, जिसने माना कि किसानों के साथ जबरदस्ती हो रही है। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। मतलब अगर किसान संगठित हो जाएं, तो वे बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हैं। इसी तरह का एक और आंदोलन पूर्वी बंगाल के पाबना में हुआ। पाबना कृषक लीग 1873-76। हाँ, यहाँ क्या मुद्दा था? यहाँ लड़ाई सीधे जमींदारों से थी जो गैर कानूनी तरीके से लगान बढ़ा रहे थे। लेकिन पाबना के किसानों ने एक अलग रास्ता चुना। वो क्या था? उन्होंने न हथियार उठाए न हड़ताल की। उन्होंने अपनी यूनियंस बनाई और लड़ाई को अदालतों में ले गए। तो उन्होंने अंग्रेजों के सिस्टम को ही अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, वकील रखे और जमींदारों पर मुकदमे कर दिए। ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण और कानूनी लड़ाई थी। और इसका भी कोई स्थायी असर हुआ? हाँ, इसका एक बड़ा नतीजा बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 के रूप में सामने आया, जिससे काश्तकारों को उनकी जमीन पर ज्यादा सुरक्षा मिली। और आखिर में एक ऐसे विद्रोह की बात करते हैं जो बहुत जटिल और दुखद भी है। केरल के मालाबार इलाके का मापिल्ला विद्रोह, जिसे मोपला विद्रोह भी कहते हैं, 1921 में। सब कुछ उलझावा था। मापिला मालाबार के मुस्लिम किसान थे जो ज्यादातर हिंदू जमींदारों, जिन्हें जेमी कहते थे, उनके खेतों पर काम करते थे। अच्छा। ये जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों मिलकर उनका शोषण कर रहे थे। 1921 में जब देश में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का माहौल था, तो मापिलाओं ने भी विद्रोह कर दिया। तो ये किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था? हाँ, ये जमींदार विरोधी और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में ही शुरू हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति और कुछ स्थानीय वजहों से इस आंदोलन ने बाद में एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया और ये हिंदू मुस्लिम हिंसा में बदल गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेहद बेरहमी से कुचल दिया। और इसी से वैगन ट्रेजेडी की वो भयानक घटना भी जुड़ी है। हाँ, वो इसी विद्रोह का एक काला अध्याय है। पकड़े गए लगभग 100 कैदियों को एक बंद मालगाड़ी के डिब्बे में जानवरों की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा था। और फिर जब डिब्बा खोला गया तो उनमें से 60 से ज्यादा लोग दम घुटने से मर चुके थे। ये घटना औपनिवेशिक क्रूरता की इंतहा दिखाती है। तो हमने बंगाल के सन्यासियों से लेकर केरल के मापिलाओं तक कई विद्रोहों को देखा। इससे एक बात तो साफ है, 1857 या गांधी जी के आंदोलनों से बहुत पहले भारत के हर कोने में अलग अलग समुदाय अपने अपने तरीकों से ब्रिटिश राज का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। ये एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ एक सामूहिक गुस्सा था जो लोगों की जमीन, उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति सब कुछ छीन रही थी। इन विद्रोहों ने भले ही उस वक्त बड़ी सफलता ना पाई हो, लेकिन इन्होंने भविष्य के बड़े संघर्षों के लिए जमीन तैयार की
और ये साबित किया कि भारत ने ब्रिटिश राज को कभी चुपचाप स्वीकार नहीं किया। प्रतिरोध हमेशा जारी रहा। इन स्रोतों से हमें उन नायकों के बारे में पता चलता है जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में उतने बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, लेकिन जिनका संघर्ष किसी से कम नहीं था। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय नायक को कैसे परिभाषित करते हैं, और क्या स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक व्यापक स्वरूप को समझने के लिए ये भेद कोई मायने भी रखता है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में उतर रहे हैं, लेकिन किसी किताब की तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे इसके सालाना अधिवेशनों, मतलब इसकी एनुअल मीटिंग्स की कहानी के जरिए समझेंगे। और ये कहानी वाकई दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन अधिवेशनों का एक कच्चा चिट्ठा है। कौन अध्यक्ष था, कहाँ मीटिंग हुई और क्या बड़े फैसले लिए गए। हाँ। आज हमारा मिशन इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक कहानी बनाना है। ये देखना कि कैसे 1885 में 72 लोगों की एक छोटी सी बैठक आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बन गई। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ। क्योंकि ये सिर्फ बैठकें नहीं थीं, ये वो प्रयोगशालाएं थीं जहां आजाद भारत का विचार तैयार हो रहा था। अच्छा। स्रोत हमें बताते हैं कि शुरुआत दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी जैसे बड़े नेता शामिल थे। लेकिन एक बात जो शुरू से ही साफ थी वो ये कि ये किसी एक शहर या प्रांत का आंदोलन नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो ये जो हम देखते हैं कि हर साल अधिवेशन किसी अलग शहर में होता था, ये एक सोची समझी रणनीति थी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही होशियार रणनीति थी। हर साल अधिवेशन देश के एक अलग हिस्से में होता था। और अध्यक्ष भी उस जगह का नहीं होता था। हाँ, अध्यक्ष उस क्षेत्र से नहीं चुना जाता था जहां अधिवेशन हो रहा होता था। इसका मकसद था पूरे देश को ये महसूस कराना कि ये उनकी अपनी लड़ाई है, उनकी अपनी आवाज है। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय एकता बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अधिवेशन 1885 बॉम्बे, अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और सिर्फ 72 प्रतिनिधि। हाँ, आज के हिसाब से देखें तो एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग। हाँ, एक बहुत ही विनम्र शुरुआत थी जहां कांग्रेस के मकसद तय किए गए, लेकिन संगठन ने रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ी। अच्छा। अगले ही साल 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। ये तो एक बड़ा कदम था। हाँ, इससे आंदोलन और मजबूत हुआ। और अगले ही साल 1887 के मद्रास अधिवेशन में एक और बहुत बड़ा संदेश दिया गया। अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत महत्वपूर्ण था। वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हाँ। और उन्होंने मंच से देश के मुसलमानों से अपील की कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने। मतलब ये समावेशिता का, सबको साथ लेकर चलने का एक खुला ऐलान था। बिल्कुल, ये उस धारणा को तोड़ने की कोशिश थी कि कांग्रेस सिर्फ एक खास वर्ग की पार्टी है। और फिर राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान के जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं वो भी इन अधिवेशनों से ही उभरे। हाँ, आप 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की बात कर रही हैं। हाँ, रहीमुत्तुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। और यहीं पर रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। सोचिए उस पल के बारे में। कमाल है। जब एक राजनीतिक मंच पर एक गीत के जरिए राष्ट्र की भावना को आवाज दी गई। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, यह आंदोलन को एक सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश थी। और ये पहचान सिर्फ नारों और गीतों तक ही सीमित नहीं थी, आम आदमी के मुद्दे भी उठाए जा रहे थे। बिल्कुल, जैसे 1899 का लखनऊ अधिवेशन। रोमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। यहाँ किसानों की बात हुई। हाँ, यहाँ मांग की गई कि किसानों पर जो लगान का बोझ है उसे हमेशा के लिए तय कर दिया जाए ताकि अनिश्चितता खत्म हो। तो कांग्रेस जमीनी मुद्दों से जुड़ रही थी। हाँ, और फिर 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में दिनशो इवाचा की अध्यक्षता में हमें भविष्य की एक बहुत दिलचस्प झलक मिलती है। आप महात्मा गांधी के पहली बार मंच पर आने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दिलचस्प ये नहीं है कि वो आए, दिलचस्प ये है कि वो क्यों आए। अच्छा। वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए समर्थन मांगने आए थे। अरे वाह। इससे पता चलता है कि कांग्रेस अब सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर की राजनीति नहीं कर रही थी, बल्कि एक वैश्विक मंच बन रही थी। तो अब हम 1905 से 1918 के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ चीजें तेजी से बदलती हैं। 1905 बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं पर नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद सामने आने लगे। हाँ,
खुलकर सामने आए। आसान भाषा में कहें तो नरमपंथी याचिकाओं और कानूनी सुधारों में विश्वास रखते थे। और गरमपंथी? उनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई, बहिष्कार और स्वदेशी का समय आ गया है। इस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। मतलब राजनीति का तापमान बढ़ रहा था। बहुत ज्यादा। और ये तापमान अगले ही साल और बढ़ गया। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पहली बार वो शब्द इस्तेमाल हुआ जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया, स्वराज। स्वराज, स्वशासन, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। लक्ष्य अब सिर्फ कुछ रियायतें पाना नहीं था। नहीं, अब लक्ष्य अपना शासन हासिल करना था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम भी पास हुआ। लेकिन ये बढ़ती हुई गर्मी अगले ही साल एक विस्फोट में बदल गई। 1907 का सूरत अधिवेशन। रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये आंदोलन के लिए एक दुखद मोड़ था। नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। इस फूट ने आंदोलन को कमजोर कर दिया होगा। कुछ सालों के लिए तो कर दिया। इसके बाद अगले कुछ साल कांग्रेस के लिए एक तरह से आत्ममंथन के थे। अच्छा। 1911 में कलकत्ता में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जन गण मन पहली बार गाया गया। तो एक तरफ संगठनात्मक काम चल रहा था और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी जिंदा रखा जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन असली वापसी हुई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये एकीकरण का साल था। एक बहुत बड़ा साल। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो दो गुट सूरत में अलग हुए थे, वो लखनऊ में फिर से एक हो गए। नरमपंथी और गरमपंथी एक साथ आ गए। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाल थी। हाँ, और इस नई ऊर्जा के साथ अगले ही साल 1917 में कलकत्ता में एक और इतिहास रचा गया, जब एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बिल्कुल। ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का एक साफ संकेत था। अब हम उस दौर में हैं जहां स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन बन रहा था। 1918 से 1927 का दौर। हाँ, गांधी जी अब भारत की राजनीति के केंद्र में थे। और इसकी शुरुआत 1919 के अमृतसर अधिवेशन से होती है। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ये अधिवेशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक बाद हुआ था। माहौल बहुत गमगीन और गुस्से से भरा हुआ था। हाँ। अधिवेशन में इस बर्बर हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई और साथ ही खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया गया। 1920 का साल तो कांग्रेस के लिए एक तूफानी साल रहा। 2 अधिवेशन हुए। हाँ, पहले कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन हुआ। यहाँ गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। मतलब सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, हर चीज का बहिष्कार। हाँ, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सीधी अहिंसक चुनौती। और फिर उसी साल नागपुर में सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में जो सालाना अधिवेशन हुआ, उसने तो कांग्रेस का पूरा ढांचा ही बदल दिया। उसने कांग्रेस को एक संभ्रांत लोगों की पार्टी से एक जन संगठन में बदल दिया। कैसे? पहला बड़ा बदलाव लक्ष्य में हुआ। अब लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक तरीकों से स्वशासन नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और जायज तरीकों से स्वराज हासिल करना था। अच्छा। दूसरा, कांग्रेस कार्य समिति CWC बनाई गई, जो पूरे साल काम करती थी। और सबसे बड़ी बात, सदस्यता शुल्क घटाकर सिर्फ 4 आना कर दिया गया, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी कांग्रेस का सदस्य बन सके। बिल्कुल, ये कांग्रेस का लोकतंत्रीकरण था। लेकिन असहयोग आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था, तब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। इसका असर भी कांग्रेस पर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। 1922 के गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस में फिर मतभेद पैदा हो गए। अध्यक्ष CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव लड़कर परिषदों में जाए और अंदर से सरकार के काम में बाधा डाले। हाँ, लेकिन गांधीवादी खेमा इसके खिलाफ था। इसी मतभेद के चलते CR दास और अन्य नेताओं ने इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी बना ली। मुझे लगता है इस दौर के 2 अधिवेशन अपने अध्यक्षों की वजह से हमेशा याद रखे जाएंगे। आप सही करिए। पहला 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। हाँ, ये एक तरह से उनके नेतृत्व पर मोहर लगाने जैसा था। और दूसरा 1925 का कानपुर अधिवेशन।
जिसकी अध्यक्ष थीं सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बिल्कुल। एनी बेसेंट के बाद ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर था। तो अब हम कहानी के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में पहुंच रहे हैं, 1927 से 1946। अब लक्ष्य सिर्फ स्वराज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज होने वाला था। और इसकी नींव रखी गई 1927 के मद्रास अधिवेशन में। अध्यक्ष थे एम ए अंसारी। यहाँ साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता घोषित किया। ये स्वराज की मांग से भी एक कदम आगे था। बिल्कुल। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे एक युवा नेता जवाहरलाल नेहरू। यहाँ जो हुआ उसने आजादी की लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। पूरी तरह से 1920s के अंत तक एक नई युवा पीढ़ी नेतृत्व में आ रही थी और अब वो डोमिनियन स्टेटस जैसे अधूरे वादों से तंग आ चुकी थी। और उसी बेचैनी का नतीजा था लाहौर अधिवेशन। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे जो हुआ वो सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, वो एक ऐलान था। पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, बिना किसी शर्त के। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। लाहौर अधिवेशन ने लक्ष्य तय किया, लेकिन 1931 के कराची अधिवेशन ने उस लक्ष्य का खाका तैयार किया कि आजाद भारत दिखेगा कैसा। ये बात बहुत गहरी है। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। हाँ। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन तो किया ही गया, लेकिन सबसे जरूरी काम दो प्रस्तावों के जरिए हुआ। एक मौलिक अधिकारों पर और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस अब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक आजादी की भी बात कर रही थी। ठीक यही मतलब था। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव में बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, कानून के सामने बराबरी और हर बालिग को वोट देने का हक देने का वादा किया गया। ये तो कमाल है। मतलब जो मौलिक अधिकारों की बात 1931 में कराची में हुई, वही आगे चलकर हमारे संविधान का आधार बनी। बिल्कुल। हमारे संविधान निर्माता हवा में से विचार नहीं ला रहे थे, वे दशकों की मेहनत और बहस की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद के अधिवेशन भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में पहली बार अधिवेशन किसी गांव में हुआ। यह आंदोलन को ग्रामीण भारत के और करीब ले जाने का एक प्रतीक था। और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। हाँ, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। मतलब आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसकी तैयारी पहले से ही हो रही थी। बिल्कुल। लेकिन अगले ही साल 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में एक गहरा संकट पैदा हो गया। ये कांग्रेस के अंदर एक वैचारिक भूकंप जैसा था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ दोबारा अध्यक्ष चुने गए। लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, गांधी जी और कार्यसमिति के साथ मतभेदों के चलते उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और इसके बाद बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसके बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और माहौल बहुत तेजी से बदला। हाँ, 1941 से 45 तक का दौर भारत छोड़ो आंदोलन और विश्व युद्ध की उथल-पुथल का था, इसलिए कोई अधिवेशन नहीं हो सका। तो आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन वो 1946 में मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो जब हम इन सभी अधिवेशनों की माला को एक साथ पिरोकर देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। तस्वीर ये उभरती है कि आजादी एक दिन की घटना नहीं थी। नहीं, ये दशकों के विचार विमर्श, बहस, असहमति, सुलह और संकल्पों का नतीजा थी। हर अधिवेशन ने पिछले की नींव पर कुछ नया बनाया। याचिकाओं से जन आंदोलनों तक और स्वराज से पूर्ण स्वराज तक। बिल्कुल। और कराची अधिवेशन में जो मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों का सपना देखा गया, वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, वो आने वाले आजाद भारत के संविधान की आत्मा बन रहा था। तो इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान और हमारे लोकतांत्रिक मूल्य रातों रात पैदा नहीं हुए। उनकी जड़ें स्वतंत्रता संग्राम के इन सालाना विचार मंथनों में बहुत गहरी थीं। ये अधिवेशन सिर्फ राजनीतिक बैठकें नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र के सपनों को आकार देने वाली कार्यशालाएं थीं। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, आज के समय में क्या हम उन मौलिक अधिकारों और आर्थिक न्याय के आदर्शों पर खरे उतर रहे हैं जिनका सपना इन ऐतिहासिक अधिवेशनों में देखा गया था? नमस्कार, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर की बात करेंगे
जिसे गांधीवादी युग कहा जाता है, मतलब 1917 से 1947 के बीच का समय। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर आंदोलन को ना सिर्फ समझें बल्कि ये भी देखें कि वो पिछले से अलग और बड़ा कैसे था। बिल्कुल। और यही बात सबसे दिलचस्प है। ये आंदोलन मतलब एक सीधी रेखा में नहीं चले। आप इसे गांधी जी की एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह देख सकते हैं। प्रयोगशाला, ये तो बड़ा अच्छा नजरिया है। हाँ, जहां हर बार एक नया तरीका आजमाया गया। कहीं पहली बार सविनय अवज्ञा, तो कहीं पहली भूख हड़ताल। चलिए इसी प्रयोगशाला के पहले प्रयोग से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1917 चंपारण सत्याग्रह से। है ना? हाँ, ये गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, है ना? और इसका कुछ ताल्लुक नील की खेती से था। जी। वहां एक 3 कठिया प्रणाली थी। मतलब किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील उगावा पड़ता था। अच्छा। गांधी जी ने यहाँ भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है विनम्रता से लेकिन जानबूझकर कोई गलत कानून तोड़ना। और ये पूरी तरह सफल रहा। प्रणाली खत्म हुई और किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस भी मिला। तो किसानों के मुद्दे के ठीक बाद गांधी जी सीधे मिल मजदूरों के संघर्ष में शामिल हो गए। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, ये तो एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती रही होगी। बिल्कुल। मुद्दा प्लेग बोनस का था। मजदूर 35% की बढ़ोतरी चाहते थे, मालिक 20 पर अड़े थे। यहां गांधी जी ने अपना एक और हथियार इस्तेमाल किया। भूख हड़ताल? हाँ, भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल। और इसका असर हुआ। मालिकों को वो 35% की मांग माननी पड़ी। और देखिए, इसी साल खेड़ा सत्याग्रह में हमें उनकी रणनीति का एक और रूप दिखा, जिसे कहते हैं असहयोग। असहयोग मतलब सरकार के साथ सहयोग न करना, जैसे लगान न देना। सही पकड़ा। तो चंपारण और खेड़ा में मिली सफलता ने शायद ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह का तरीका काम करता है। और शायद इसी आत्मविश्वास के साथ गांधी जी अब इन प्रयोगों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को तैयार थे। हाँ, ये समझ आता है। तो अब बात करते हैं बड़े देशव्यापी आंदोलनों की। 1920 का असहयोग आंदोलन। जी। इसके पीछे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे बहुत बड़े कारण थे। और इसे खिलाफत आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल भी बनाया गया। इसमें लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल, विदेशी कपड़े सब छोड़ दिया था, है ना? सब छोड़ दिया था। और एक खास बात, इसी दौरान गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी लौटाई थी। लेकिन फिर 1922 में वो चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई और इसे अचानक रोक दिया गया। इसके करीब 8 साल बाद एक और बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। हाँ, और नमक जैसी एक घरेलू चीज को विरोध का प्रतीक बनाना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने आंदोलन को घर घर तक पहुंचा दिया होगा। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से इस आंदोलन में महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो साबरमती से दांडी तक की 241 मील की पदयात्रा तो मतलब इतिहास बन गई। और इसका अंत गांधी इरविन समझौते से हुआ। जी। और फिर इस कड़ी का आखिरी और सबसे शक्तिशाली आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पर करो या मरो का नारा दिया गया था, जो पहले के आंदोलनों से काफी अलग लगता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आखिरी दाव था। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू हुआ। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन आंदोलन खुद बहुत चलता रहा। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। हाँ, और इसने ब्रिटिश राज की नींव सच में हिला दी थी। तो अगर हम इन सभी आंदोलनों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? छोटे स्थानीय मुद्दों से शुरुआत हुई और फिर वो एक ऐसी देशव्यापी लहर बन गई जिसे रोकना नामुमकिन था। बिल्कुल। हर आंदोलन पिछले की सीख पर बना था। रणनीति, पैमाना और तीव्रता, तीनों में लगातार एक बढ़ोतरी दिखती है। यहाँ एक विचार मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसा के बाद आंदोलन यह कहकर वापस ले लिया कि देश अभी अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 20 साल बाद 1942 में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। तो इन 20 सालों में ऐसा क्या बदला होगा? गांधी जी की रणनीति या फिर भारतीय जनता की तैयारी? आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की उन कहानियों में उतर रहे हैं जो अक्सर हमें मुख्य पन्नों पर नहीं मिलती। हमारे पास स्रोत है मैट्रियार्क्स ऑफ लिबर्टी, विमेन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इसमें 10 ऐसी असाधारण महिलाओं की दास्तां हैं जिनके बारे में हम सोचते तो हैं कि हम जानते हैं, पर शायद
शायद पूरी सच्चाई नहीं जानते। सही कहा आपने। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि आज़ादी की लड़ाई कितने कितने अलग-अलग तरीकों से लड़ी गई। किसी ने तलवार उठाई, किसी ने कलम, तो किसी ने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाया। हर कहानी संघर्ष का एक अलग चेहरा दिखाती है। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उनके उन कामों का असर कितना गहरा था। शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने पूरे देश को हिला दिया, 1857। और जब 1857 की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उनकी कहानी खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता से कहीं ज्यादा है। हम उन्हें एक योद्धा के रूप में जानते हैं, पर एक रणनीतिकार के रूप में कितना जानते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। उनकी लड़ाई सिर्फ बहादुरी की नहीं थी, बल्कि राजनीतिक अधिकारों की थी। वजह थी अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। हाँ, वेबकत का सिद्धांत। बिल्कुल, वेबकत का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना खून यानी कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राजपाट गया, सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। हाँ, उन्होंने रानी के गोद लिए बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। ये असल में झांसी पर कब्जा करने का एक कानूनी बहाना था। और रानी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो है उनकी आखिरी लड़ाई। झांसी के किले से बच निकलना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, पर उसके बाद तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर जैसे मजबूत किले पर कब्जा कर लेना, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी झांसी के लिए नहीं लड़ रही थी। ग्वालियर पर कब्जा करने का मतलब था विद्रोह को एक नया केंद्र देना, एक नई ऊर्जा देना। वो हार नहीं मान रही थी, बल्कि लड़ाई का नक्शा बदल रही थी। अच्छा। शायद इसीलिए जनरल ह्यू रोज, जो उनके खिलाफ लड़ रहा था, उसने भी उनकी मौत के बाद लिखा था कि विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थीं। ये कोई तारीफ नहीं थी, ये उस समय के एक पुरुषवादी समाज की हैरानी थी कि एक महिला इतनी काबिल योद्धा और नेता कैसे हो सकती है। और 1857 में वो अकेली नहीं थी, एक और बेगम थी, हजरत महल अवध की। जब उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया तो ऐसा लगा कि अवध की कहानी खत्म। पर असल में कहानी तो वहीं से शुरू हुई। हाँ, क्योंकि उस सत्ता के खालीपन को बेगम हजरत महल ने भरा। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया और खुद बागडोर संभाली। वो लखनऊ में विद्रोह का चेहरा बन गईं। और जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनका आत्मसम्मान। जब अंग्रेजों ने उन्हें एक बड़ी पेंशन का लालच देकर समझौता करने को कहा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा बचाने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता की लड़ाई थी। और शायद इसीलिए वो उन चंद बड़े नेताओं में से हैं जिन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। अच्छा। जब लखनऊ हाथ से निकल गया तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो नेपाल चली गईं, लेकिन समर्पण नहीं किया। उनकी विरासत इस बात में है कि उन्होंने अंत तक अपनी शर्तों पर जीवन जिया। तो 1947 में हमने देखा कि लड़ाई हथियारों और किलों से लड़ी जा रही थी, लेकिन 20वीं सदी आते आते लड़ाई का तरीका बदल गया। अब कलम और आवाज हथियार बन चुके थे, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी सरोजनी नायडू। भारत कोकिला भी और एक स्वतंत्रता सेनानी भी। ये दो पहचानें एक साथ कैसे चलती थीं? यही तो उनकी खासियत थी। उनकी कविताएं सिर्फ सुंदर शब्द नहीं थीं, वो भारत की आत्मा को जगाने का काम कर रही थी। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जैसी उनकी किताबों ने उस पीढ़ी के युवाओं को अपने संस्कृति और देश पर गर्व करना सिखाया। तो मतलब उनकी कविता ही उनका पहला राजनीतिक भाषण थी। एक तरह से हाँ। और फिर उन्होंने उस कलम को छोड़कर सीधे मैदान में उतरने का फैसला किया। 1930 का धरसाना सॉल्ट वर्क्स का वो किस्सा, गांधी जी तो जेल में थे। उस वक्त उस खतरनाक मिशन की कमान सरोजनी नायडू ने संभाली। अब वो कोई आसान मिशन नहीं था। वो एक अहिंसक प्रदर्शन था जहां सत्याग्रही शांत खड़े थे और ब्रिटिश पुलिस उन पे लाठियां बरसा रही बेरहमी से। सरोजनी नायडू खुद वहां मौजूद थीं, लोगों का हौसला बढ़ा रही थीं। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना को कवर किया और उसकी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया ने पहली बार अंग्रेजी राज का इतना क्रूर चेहरा देखा। तो सरोजनी नायडू की लीडरशिप ने इस स्थानीय विरोध को एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बना दिया। और आज़ादी के बाद जब उन्हें संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया, तो वो किसी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला बनी।
ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब महिलाएं सिर्फ आंदोलन नहीं करेंगी बल्कि देश भी चलाएंगी। बिल्कुल, ये उस दौर की महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोल रहा था। एनी बेसेंट का जिक्र आया तो ये भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। एक आयरिश महिला जो भारत आती है और भारतीय स्वशासन की सबसे बड़ी आवाजों में से एक बन जाती है। ऐसा कैसे? वो थियोसॉफी से जुड़ी थीं, जो भारतीय दर्शन और धर्मों से बहुत प्रभावित था। इसी सिलसिले में वो भारत आईं और यहीं की होकर रह गईं। उन्हें लगा कि भारत की असली आज़ादी उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागृति से आएगी। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में होम रूल यानी स्वशासन की बात की। अच्छा, मतलब पूर्ण आजादी से एक कदम पहले की बात। हाँ, उनका आइडिया था कि भारतीय अपना देश खुद चलाएं, भले ही वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहें। शिक्षा में उनका काम तो आज भी जिंदा है। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की नींव बना। ये सोच कितनी दूर की थी। हाँ, क्योंकि वो मानती थी कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक हम दिमागी तौर पर आजाद ना हो। और उनकी होम रूल लीग और तिलक की होम रूल लीग, दोनों ने मिलकर जो काम किया वो कमाल था। लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, पर ऐसा नहीं था। अच्छा, ये क्या बात हुई? मुझे तो यही पता था कि दो अलग अलग लीग थीं, पर उनकी रणनीति एक दूसरे की पूरक थी। बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा था, जहां बेसेंट की पकड़ कम थी। वहीं बेसेंट का प्रभाव पूरे देश के पढ़े लिखे वर्ग और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेटवर्क पर था। तो अनजाने में ही सही, दोनों ने मिलकर लगभग पूरे भारत को कवर कर लिया। बिल्कुल। ये एक ऐसी जुगलबंदी थी जिसने स्वशासन की मांग को घर घर तक पहुंचा दिया। तो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू भारत के अंदर रहकर लड़ाई को मजबूत कर रही थी, पर उसी समय एक और महिला थी जो भारत से हजारों मील दूर यूरोप की धरती पर भारत की आजादी का झंडा बुलंद कर रही थी। मैडम भीकाजी कामा। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और ये खिताब बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि भारत की आवाज को दुनिया के मंच पर उठाना होगा, और उन्होंने ये किया। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में वहां उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भारत का पहला झंडा फहराया। उस झंडे की कहानी भी बड़ी अनोखी है। बहुत। उस झंडे में 3 रंग थे, हरा, केसरिया और लाल। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जो उस वक्त के ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतीक थे। और बीच में वंदे मातरम। हाँ, देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये दुनिया के सामने भारत की एकता और आजादी का एक शक्तिशाली ऐलान था। एक ऐसे देश का झंडा जो अभी आजाद नहीं हुआ था। बिल्कुल। और वो सिर्फ भाषण नहीं देती थी, वो लंदन में दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं और अभिनव भारत सोसाइटी जैसे क्रांतिकारी समूहों को हर तरह की मदद देती थीं, पैसा, पनाह और प्रेरणा। तो एक तरफ विदेशों में ये क्रांतिकारी आवाजें थीं और दूसरी तरफ भारत में गांधी जी का अहिंसक आंदोलन जोर पकड़ रहा था। और इस आंदोलन की नींव में कुछ ऐसी महिलाएं थीं जो अक्सर बड़े नामों की छाया में रह जाती हैं। पहला नाम आता है कस्तूरबा गांधी का। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ गांधी जी की पत्नी के तौर पर याद करते हैं, लेकिन क्या ये उनकी पूरी पहचान है? स्रोत तो कुछ और ही कहानी बताता है। बिल्कुल नहीं। वो खुद एक सत्याग्रही और नेता थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात के बोरसद का नो टैक्स अभियान। जब सारे पुरुष नेता गिरफ्तार कर लिए गए और आंदोलन बिखरने लगा, तब कस्तूरबा गांधी ने कमान संभाली। अच्छा। वो गांव-गांव घूमी, लोगों को इकट्ठा किया और आंदोलन को जिंदा रखा। उन्होंने सिर्फ गांधी जी का साथ नहीं दिया, कई मौकों पर उन्होंने गांधी जी को रास्ता भी दिखाया। और उनकी पूरी जिंदगी त्याग और संघर्ष में ही गुजरी। कई बार जेल गईं और उनकी मौत भी पुणे के आगा खान पैलेस में अंग्रेजों की कैद में ही हुई। उनका पूरा जीवन ही एक संदेश था। बिना किसी पद या अधिकार के कैसे चुपचाप रहकर देश की सेवा की जा सकती है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। और ऐसी ही एक और खामोश क्रांतिकारी थीं कमला नेहरू। वो अक्सर बीमार रहती थीं, लेकिन उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। इलाहाबाद में उन्होंने जो काम किया वो कमाल था। उन्होंने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर आंदोलन का हिस्सा बनाया। वो महिलाओं के समूह बनाती थी और विदेशी शराब और कपड़ों की दुकानों के बाहर धरना देती थी। उस जमाने में एक महिला के लिए घर से निकलकर सड़क पर विरोध करना बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। बहुत बड़ी। उन्होंने हजारों महिलाओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।
और उनका सामाजिक काम भी तो था। उन्होंने घायल स्वतंत्रता सेनानियों के इलाज के लिए कांग्रेस की एक डिस्पेंसरी शुरू करने में मदद की, जो आज इलाहाबाद में कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल। हाँ, उसी नाम से जाना जाता है। उनका योगदान सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानवीय भी था। सही बात है। इन महिलाओं ने आंदोलन को एक नैतिक शक्ति दी। उन्होंने दिखाया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों के जुलूसों और भाषणों तक सीमित नहीं है। गांधीवादी आंदोलन ने लाखों लोगों को जोड़ा, लेकिन 1942 आते-आते करो या मरो का नारा गूंजने लगा। और इस निर्णायक मोड़ पर जब अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। इसका क्या मतलब था? ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों का प्लान था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले एक ही रात में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। 9 अगस्त 1942 की सुबह तक गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत सब जेल में थे। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने सांप का सिर कुचल दिया है, अब आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि ठीक उसी सुबह जब बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी और कोई नेता नहीं था, तब एक महिला ने आगे बढ़कर तिरंगा फैला दिया। वो थी अरुणा आसफ अली। ये सिर्फ झंडा फहराना नहीं था, ये एक प्रतीक था कि जब सारे नेता जेल में हैं, तब भी आंदोलन जिंदा है। एक अकेली महिला के इस कदम ने पूरे देश को संदेश दिया कि अब नेतृत्व आम लोगों के हाथ में है, अब हर हिंदुस्तानी एक नेता है। और इसके बाद वो कई सालों तक भूमिगत रहीं। हाँ, पुलिस से बचकर आंदोलन को चलाती रहीं। वो 1942 के आंदोलन का चेहरा बन गई। और आजादी के बाद 1958 में वो दिल्ली की पहली मेयर बनी। और बाद में उनके निधन के बाद 1997 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। वाकई एक असाधारण जीवन। और 1942 में ही एक और अनोखा काम हो रहा था, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। जब अंग्रेज अखबारों पर सेंसरशिप लगा रहे थे, खबरें दबा रहे थे, तब कुछ लोग हवा के जरिए आजादी का संदेश फैला रहे थे। आप सीक्रेट रेडियो की बात कर रही हैं, उषा मेहता। ये आइडिया ही कितना कमाल का है। एक 22 साल की लड़की एक पूरा भूमिगत रेडियो स्टेशन चला रही थी। इसका नाम था कांग्रेस रेडियो। ये ब्रिटिश रडार से बचने के लिए बॉम्बे में लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। जब लोगों तक सही खबरें नहीं पहुंच रही थी, तब ये रेडियो उन्हें गांधी जी और दूसरे नेताओं के संदेश सुनाता था, उन्हें आंदोलन से जोड़े रखता था, उनका मनोबल बढ़ाता था। तो ये सूचना के जरिए लड़ी गई एक लड़ाई थी। बिल्कुल। कहते हैं कि जब उषा मेहता को गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेज अफसर हैरान थे कि ये पूरा क्रांतिकारी नेटवर्क एक इतनी कम उम्र की लड़की चला रही थी। उन्होंने उसे डराने, लालच देने की बहुत कोशिश की, पर उसने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। कमाल है। और इस लिस्ट में हमारा आखिरी नाम एक कमांडर का है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट। हाँ, रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर। ये नाम ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। और ये सिर्फ नाम नहीं था, ये उस समय दुनिया की गिनी चुनी महिला लड़ाकू रेजिमेंटों में से एक थी। लक्ष्मी सहगल, जो सिंगापुर में एक डॉक्टर थीं, अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर आईएनए में शामिल हुईं। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को सेना में भर्ती किया, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग दी और लड़ाई के मैदान में उनका नेतृत्व भी किया। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐसा कदम था जिसकी उस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल। और युद्ध के बाद भी वो रुकी नहीं। कानपुर आकर उन्होंने गरीबों के लिए क्लिनिक खोला और अपनी आखिरी सांस तक उनकी सेवा करती रहीं। हाँ, और 2002 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। उनका जीवन संघर्ष और सेवा का एक अद्भुत संगम था। तो अगर हम इन सभी कहानियों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ प्रसिद्ध पुरुषों का आंदोलन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक रानी और एक बेगम की बात की, जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया। एक कवयित्री के बारे में जाना, जिसने अपने शब्दों से क्रांति की। एक समाज सुधारक को देखा, जिसने विदेश से आवाज उठाई। और एक गुप्त रेडियो ऑपरेटर और एक महिला कमांडर को भी। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका कितनी विविध और कितनी गहरी थी। ये एक बहुआयामी प्रयास था, जिसमें महिलाओं ने हर मोर्चे पर नेतृत्व किया। उन्होंने लड़ाई के तरीकों को नया रूप दिया। जब कमला नेहरू महिलाओं को धरने पर ले गईं, तो उन्होंने विरोध को घरों के अंदर पहुंचा दिया। सही बात है। जब उषा मेहता ने रेडियो चलाया, तो उन्होंने सूचना को हथियार बना दिया। और जब लक्ष्मी सहगल ने यूनिफॉर्म पहनी, तो उन्होंने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया। बिल्कुल। उनकी भागीदारी के बिना स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप शायद कुछ और ही होता। इन सभी योगदानों को जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे अपने शहरों और कस्बों में
कितनी ऐसी कहानियां दबी पड़ी होंगी उन महिलाओं की जिन्होंने इतिहास तो बनाया पर जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हो सके। गैलेक्सी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 1942 के एक ऐसे आंदोलन की गहराई में उतरेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि गांधी जी के करो या मरो के उस आह्वान के पीछे आखिर क्या वजह थी और कैसे इस एक आंदोलन ने भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार कर दिया। बिल्कुल। और ये आंदोलन इस मायने में अनोखा था कि इसके शुरू होते ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और फिर भी ये रुका नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि जनता ने खुद इसकी कमान संभाली। तो चलिए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है, अगस्त 1942 में अचानक इतने बड़े आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था। देखिए, इसकी कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी वो थी 1942 के क्रिप्स मिशन की विफलता। अच्छा? उस मिशन से ये एकदम साफ हो गया था कि अंग्रेज युद्ध के दौरान भारत को कोई भी वास्तविक अधिकार देने के मूड में नहीं थे। तो आसमान छू ही रही थीं। चीजों की कमी थी जिससे आम जनता में बहुत गुस्सा था। जी, और एक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा था। लोगों को ये दिखने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब उतना मजबूत नहीं रहा, वो अब ढहने वाला है। हाँ, खासकर जब अंग्रेज बर्मा और मलाया जैसे इलाकों से हट रहे थे। सही कहा। और जिस तरह से उन्होंने वहां सिर्फ गोरे लोगों को निकाला और स्थानीय आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया, उससे भारतीयों का गुस्सा और बढ़ गया। मतलब लोगों का ब्रिटिश राज की स्थिरता से ही विश्वास उठ चुका था। बिल्कुल। इसी माहौल में गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। लेकिन 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर जैसा आपने शुरू में कहा, यह आंदोलन आगे बढ़ा कैसे? और यही इस आंदोलन की सबसे खास बात है। नेतृत्व के अभाव में ये एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन बन गया। मतलब लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया? हाँ, लोगों ने खुद ही हड़तालें की, जुलूस निकाले, कई जगहों पर रेलवे लाइनों और टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट कर दिया ताकि सरकारी कामकाज ठप हो जाए। और इसके साथ ही एक भूमिगत आंदोलन भी तो चल रहा था, है ना? जी हाँ, वो बहुत जरूरी था। उसमें अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता जैसे नेता शामिल थे। उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। बहुत। वो गुप्त रूप से खबरें प्रसारित करता था, जो लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। कमाल है। वैसे अगर आपको भी ये जानकारी दिलचस्प लग रही है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आप तक ऐसी ही और गहरी पड़ताल लाने में मदद मिलती है। खैर, हम बात कर रहे थे आंदोलन के स्वरूप की। हाँ, तो एक और बात जो सामने आती है वो है समानांतर सरकारों की स्थापना। कुछ जगहों पर तो लोगों ने अपनी सरकारें बना ली थी। जी, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी। बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार भी बनी थी। और महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार, जो सबसे लंबे समय तक चली। ये सिर्फ नाम की सरकारें नहीं थीं। ये अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को खत्म कर एक तरह से स्वशासन का मॉडल पेश कर रही थीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। ज्यादातर युवा, छात्र, मजदूर, किसान, यहाँ तक कि कुछ छोटे जमींदार भी इसमें शामिल थे। और महिलाओं की भूमिका? वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जुलूसों में भी हिस्सा लिया और भूमिगत गतिविधियों में भी। लेकिन मुस्लिम जनभागीदारी थोड़ी कम थी, ऐसा कहा जाता है। हाँ, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, पर यह भी सच है कि इतनी बड़ी उथल-पुथल के बीच कोई बड़ी सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकालें? ब्रिटिश सरकार ने तो इस आंदोलन को बड़ी क्रूरता से दबा दिया, हजारों लोग मारे गए, फिर भी इसे सफल क्यों माना जाता है? हाँ, क्योंकि इस आंदोलन ने ये संदेश एकदम साफ-साफ दे दिया कि अब भारतीयों की मर्जी के बिना उन पर शासन नहीं किया जा सकता। इसने आज़ादी की प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इसने ब्रिटिश अधिकारियों की वफादारी में भी कमी ला दी, जो उनके राज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। तो अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। चूंकि इस आंदोलन का नेतृत्व जनता के हाथ में था, इसने एक अनूठा और कहीं-कहीं हिंसक रूप भी लिया। ये सोचने वाली बात है कि अगर बड़े नेता जेल से बाहर होते तो क्या इस आंदोलन का स्वरूप और इसका परिणाम कुछ अलग होता।